वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं MPC 005 का ब्लॉक 2 और लास्ट टाइम हमने जहां वीडियो ख़त्म की थी वहां पे हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जहां पे हमने जो टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस पढ़े थे वो थे बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, मिक्स डिज़ाइंस, क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन और लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था फैक्टोरियल डिज़ाइन। इनकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर ली है, तो अब मैं इसके आगे चलूँगी। इसके बाद ये आपका जो यूनिट है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कुछ आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, आंसर्स आपको नीचे इनके मिल जाएंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे जो है यूनिट 4 विच इज़ केस स्टडी। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि केस स्टडी मेथड क्या होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं और किस किस तरीके से केस स्टडी की जा सकती है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज केस स्टडी इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अ गुड रिसर्च मेथडोलॉजी। जब भी सोशल साइंसेज की बात होती है, सोशल साइंसेज का मतलब है कि जो आपकी रिसर्च ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर से रिलेटेड है। तो जहाँ पे भी हम ह्यूमन्स के ऊपर स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, उनके सोशलाइजेशन पैटर्न के ऊपर स्टडी करते हैं, वहाँ पे जो केस स्टडी मेथड है विच इज़ वेरी इफेक्टिव and it can apply on a single subject, small large group, class within a school, school within a city। तो मतलब छोटे ग्रुप पे, बड़े ग्रुप पे, सिंगल सब्जेक्ट पे, मतलब केस स्टडी आपकी काफ़ी सारी जगहों पे यूज़फुल हो सकती है स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल एग्जामिनेशन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बहुत टाइम तक चलता रहता है, काफ़ी सालों तक आप उसको स्टडी करते रहते हो कि कैसे कैसे उनके पैटर्न में चेंज आ रहा है, बिहेवियर के पैटर्न में या उनकी हेल्थ में, इस टाइप की चीज़ें आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मतलब कई लंबे टाइम तक होती है। इन डेप्थ स्टडी होती है फोकस, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट एक ही ग्रुप पे होता है तो इन डेप्थ स्टडी की जाती है। और एग्जामिनेशन ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट और इवेंट, कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है या कोई एक इवेंट हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाके रिसर्च कर रहे हो। एंड इट में भी डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, तो या तो आप कोई फिनोमिना डिस्क्राइब करना चाहते हो उसके लिए कर रहे हो केस स्टडी, या आप एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहे हो, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे हो। तो इसमें कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सर्वे मेथड, बट इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट फ्यू फैक्टर्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, द रिसर्चर मेक्स अ डेप्थ एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। तो सर्वे में क्या होता है, सर्वे में हम कुछ चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्शन करते हैं, लेकिन हमारा जो एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जो हमने कलेक्ट करना होता है इन्फॉर्मेशन, जो एरिया कवर करना होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस केस में क्या होता है कि हमारी ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर फोकस ना करके एक ही चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करते हैं और ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं लेते, ज़्यादा लोग नहीं लेते, फोकस स्टडी होती है एक्चुअली ये। तो स्मॉल ग्रुप के ऊपर फोकस करके करते हैं। जैसे इन्होंने बोला है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम किसी स्कूल के एटमॉस्फेयर के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के मैथ्स में क्यों नंबर कम आ रहे हैं, तो हम उसी एरिया के जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर ही फोकस करके उन्हीं की डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि उसमें कितने सारे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रीजंस हो सकते हैं कि बच्चों के मैथ्स में नंबर कम आते हैं। तो फोकस आपका उसी पर्टिकुलर एरिया पे है या उसी पर्टिकुलर ग्रुप पे है। जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ अगर हम क्लास 5 के बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर आपका ग्रुप रहेगा, फोकस रहेगा। तो इस तरीके से ये ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा डेप्थ में करी गई स्टडी होती है। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं इन्वॉल्व करते ताकि हमारा जो है एरिया बढ़े ना, फोकस एक ही जगह पे रहे लेकिन हम उसी में इन डेप्थ जा सकें और कई सालों तक उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करते रहते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। फिर आगे आता है आपका नेचर ऑफ केस स्टडी। तो नेचर ऑफ केस स्टडी में इट इज सेइंग केस स्टडी प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ परसीविंग एंड एग्जामिनिंग इवेंट्स, कलेक्ट डेटा, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो इससे क्या होता है कि रिसर्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं। एंड केस स्टडीज लेंड देमसेल्फ टू बोथ जनरेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो केस स्टडी से हम हाइपोथेसिस जनरेट भी करते हैं और उसकी टेस्टिंग भी करते हैं। तो केस स्टडी भी एक साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ही आती है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आप बस किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो और हो गया काम ख़त्म। केस स्टडी वैसी नहीं होती है, इसमें भी आप प्रॉपरली साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, आप उसको डेटा को एनालाइज करते हो, उसमें आप अपने रिजल्ट्स निकालते हो, कंक्लूजन्स देते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो, एंड ओवर अगेन आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है।
तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिसर्च स्ट्रैटेजी एंड एम्पिरिकल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट्स अ फिनोमिना विद इन इट्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट। ये रियल लाइफ कंटेक्स्ट में होती है, इसीलिए ये भी एक एम्पिरिकल स्टडी है जहाँ पे रियल लाइफ कंटेक्स्ट में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। एंड केस स्टडी रिसर्च मीन्स सिंगल एंड मल्टीपल केस स्टडीज कैन इंक्लूड क्वांटिटेटिव एविडेंस, रिलाइज ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस, बेनिफिट्स फ्रॉम प्रायर डेवलपमेंट। मतलब इसमें सिंगल मल्टीपल केस स्टडीज़ इंक्लूड हो सकती हैं। आपकी केस स्टडी में दूसरे केस स्टडीज से भी हेल्प ली जा सकती है, उससे रिलेटेड जो पहले स्टडीज़ हो रखी हैं उसमें पुराने एविडेंसेस भी लिए जा सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। मतलब आपकी केस स्टडी में इतना अच्छा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होना चाहिए जिससे ऐसा लगना चाहिए कि आपने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, उससे रिलेटेड आपको जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली, चाहे वो पुरानी हो, लेटेस्ट हो, कहीं से भी मिली हो, आपने उसको कंसीडर करते हुए अपनी केस स्टडी करी है, तो इसीलिए इसको इन डेप्थ बोलते हैं। Now in the past years case study method was used in the field of clinical psychology। clinical psychology में यूज़ होती आ रही है केस स्टडी, क्योंकि वहाँ पे वो पेशेंट्स के ऊपर केस स्टडी करते थे कि कोई पेशेंट है तो उसका वो प्रॉब्लम, जो भी उसकी प्रॉब्लम है या जो भी वो प्रॉब्लम उसको हो रही है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही होगी, उसके पर्सन के रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ स्टेटस, इन सब चीज़ों के बारे में केस स्टडी होती आ रही है। उसी से हमें पता चलता है, जैसे आज के टाइम पे हमें कितने सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पता है कि उनके क्या कॉजेज़ होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं और कितने डाइवर्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें कैसे पता है? क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी डिटेल केस स्टडीज़ होती आ रही हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें आज के टाइम पे पता है। तो इनकी डिटेल अकाउंट ऑफ इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करी जाती है, उनके थॉट्स की, ड्रीम्स की, एक्शंस की। तो केस स्टडी में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड भी करते थे। सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिस्ट थे, तो ये साइको एनालिसिस टेक्निक यूज़ करते थे और ये केस स्टडी मेथड ही यूज़ करते थे अपने सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ऑब्वियसली ड्रीम एनालिसिस तो इनकी एक टेक्निक थी जिसमें ये लोगों के ड्रीम्स को भी एनालाइज करते थे। तो मतलब इतना इन डेप्थ स्टडी किया जाता था कि उस पेशेंट के थॉट्स पैटर्न्स तो हैं ही, साथ में उसको ड्रीम्स क्या आते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। तो ये तो एक एग्जाम्पल था ही आपके पास एग्जाम्पलरी जो था यूज़ होना केस स्टडी का सिगमंड फ्रॉयड के थ्रू। एंड देन गाइडेंस काउंसलर, सोशल वर्कर और भी बहुत सारे लोग हैं जो केस स्टडीज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिंग पर्टिकुलर कंडीशन ऑन प्रॉब्लम और एंड रिकमेंडिंग रिमीडियल मेजर्स। अब स्कूल में भी तो ऐसा होता है कि कई बार ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करी जाती है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो वीक हैं, उनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, कौन सी रिमीडियल क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनको हेल्प करने के लिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। तो स्कूल में अलग अलग तरह की पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज़ और क्लासेस की टेक्निक्स अडॉप्ट करना, बिकॉज केस स्टडी हो रही है कि इस तरह से जो वीक बच्चे हैं उनमें क्यों प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे भी मतलब गाइडेंस काउंसलर भी हेल्प कर सकते हैं, सोशल वर्कर्स भी हेल्प कर सकते हैं कोई भी रिमीडियल मेजर देने के लिए। तो केस स्टडी अप्रोच जो है वो रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। एंड स्कूल एनवायरनमेंट में तो काफ़ी सारी केस स्टडीज़ होती हैं बच्चों के ऊपर, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें सिंगल टेक्निक नहीं यूज़ होती डेटा कलेक्शन की, आपको जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है अलग अलग तरीक़ों से आप करते हो, चाहे वो आप इंटरव्यू लो, चाहे क्वेश्चनेयर भरवाओ, चाहे ऑब्जर्वेशन का यूज़ करो, मल्टीपल मेथड यूज़ करते हैं हम इसमें। हाउएवर सब्जेक्टिव बायस इज़ अ कांस्टेंट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिव डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस। इसका एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि केस स्टडी में कभी कभी सब्जेक्टिव बायस आने का चांस रहता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपने परसेप्शन से, एक्सपेरिमेंटर तो नहीं कहोगे यहाँ पे क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप रिसर्चर कह सकते हो कि जो रिसर्चर है वो अपने पर्टिकुलर परसेप्शन से ही चीज़ों को नोट कर रहा है, देख रहा है। तो कभी कभी लॉन्ग टर्म में जब वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें सब्जेक्टिव बायस आ जाता है। कई बार इतने लंबे समय तक रिसर्चर केस स्टडीज़ करते हैं ना कि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, और वो इमोशंस की वजह से उनकी स्टडी में बायसनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें आती है। और रिसर्चर मस्ट बी थॉरोली फैमिलियर विद द स्किल्स विच आर एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ केस स्टडी। इसलिए रिसर्चर को ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उसको इन बातों का ध्यान रखना है जो उसकी केस स्टडी ना ख़राब करे, जैसे कहीं पे बायस नहीं होना,
इमोशनल बायस नहीं अटैच होना चाहिए किसी चीज़ के साथ, या अपनी खुद की परसेप्शन नहीं होनी चाहिए, या कोई स्टीरियोटाइप है जो ऑलरेडी, अब रिसर्चर भी तो एक ह्यूमन बीइंग होता है, हो सकता है उसके माइंड में भी कोई स्टीरियोटाइप चल रहा हो किसी के बारे में, तो वो चीज़ का इफेक्ट उसकी स्टडी में नहीं आना चाहिए। Case study is also useful in psychology. It refers to the use of descriptive research approach to obtain in-depth analysis of a person or a group. तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और अप्रोच कलेक्ट करने के लिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए या कि किसी के इन डेप्थ डेटा कलेक्ट करने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए किसी पर्सन और ग्रुप के लिए ये यूज़ होती है। अब इसमें टेक्निक्स क्या यूज़ कर सकते हो आप, इंटरव्यू का यूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं आप कंडक्ट कर सकते हो, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, आर्काइवल रिकॉर्ड्स मतलब पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें से डेटा ले सकते हो। आपको अपने केस स्टडी में डेटा लेने के लिए कुछ सोचना नहीं होता कि यहाँ से नहीं लेना है यहाँ से लेना है, आपको जहाँ से भी जो सोर्स मिलता है और आपको लगता है कि आपकी स्टडी से रेलेवेंट है, आपको उस चीज़ को यूज़ करना होता है। We can use the case study method and clinical psychology to describe rare events and conditions. तो केस स्टडी मेथड क्लिनिकल साइकोलॉजी में जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि काफ़ी यूज़ होती आ रही है पेशेंट्स की कंडीशंस के ऊपर स्टडी करने के लिए और उनके रिमीडियल मेजर्स को ढूंढने के लिए। तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन। अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी, तो सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी मतलब हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि केस स्टडी हमने कब करनी है। तो इट इज़ सेइंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी वी ऑफन यूज़ इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सैम्पलिंग। हमें बेसिकली सैम्पलिंग कौन सी लेनी करनी होती है कि हमें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सके, हमारे सैम्पल्स या हमारे सब्जेक्ट्स कौन होते हैं जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप एक तरीके से कह लो पर्पसिव सैम्पलिंग में हमने ये पढ़ा था कि उसमें हम कुछ चीज़ें सोच के सैम्पलिंग करते हैं कि हमें कहाँ से डेटा मिलेगा, कलेक्ट होगा। तो उसी टाइप से केस स्टडी में भी हम वही हमारे सैम्पल्स होते हैं जहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Our cases are based on this only information which is mostly based on extreme cases और typical cases। तो अब क्या है, केस स्टडी तो आपको पता है कि पर्टिकुलर केसेस पे करी जाती है, जैसे कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर पे केस स्टडी हो रही है तो वो बहुत एक्सट्रीम या टिपिकल केसेस ही होते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। And extreme or a typical case reveals more information because they are activate more basic mechanism। तो जैसे एवरेज सैम्पल जो होते कह रहे हैं, एवरेज जो केस होते हैं ना उससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जितनी एक्सट्रीम केस से मिलती है। अब जैसे सपोज आप एक स्टडी कर रहे हो बच्चों की वीक मैथमेटिक्स के ऊपर, तो जो बच्चे एवरेज होंगे जिसकी मैथमेटिक एवरेज होगी उससे तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा ना, आपको वीक मैथमेटिक्स का डेटा उन्हीं से मिलेगा जो बहुत वीक हैं उसमें, तो उनके ऊपर स्टडी करोगे तब आपको डेटा मिलेगा। जो एवरेज है उनके ऊपर स्टडी करने से कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि हम एवरेज केसेस को इतना नहीं मतलब रिच इन्फॉर्मेशन का रिच सोर्स नहीं मानते जितना हम एक्सट्रीम केसेस को मानते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम या टिपिकल केस से ही हमें ये जैसे डिसकैलकुलिया है किसी को, कि कैलकुलेशंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के स्टूडेंट जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। In addition, from both understanding oriented and action oriented perspective, it is more important to clarify deeper causes behind a given problem and its consequences। तो हम उसके कॉज ढूंढते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ढूंढते हैं, हम उसके सिम्टम्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। तो इसमें देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कह रहे हैं कि रैंडम सैम्पल एम्फेसाइजिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस विल सेल्डमली अवेलेबल टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ इंसाइट। मतलब आप रैंडम सैम्पलिंग करोगे तो हो सकता है आपको आपके सैंपल जो हैं वो रिप्रेजेंट ना कर पाएँ आपकी पॉपुलेशन को, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर केस या कोई इवेंट स्टडी कर रहे हो तो वो एक टिपिकल इवेंट होता है या वो एक टिपिकल केस होता है जो सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी रैंडम सैम्पलिंग यहाँ काम आएगी, ज़रूरी है कि आप कुछ ही केसेस सेलेक्ट करो जो वैलिड हैं, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, ऐसे कुछ ही सैम्पल्स कुछ ही केसेस स्टडी करो और उन्हीं से आप इन्फॉर्मेशन लो। तो ये क्रिटिकल केसेस हो सकते हैं, डेविएंट केसेस हो सकते हैं, पैराडिग्मेटिक केसेस हो सकते हैं। पैराडिग्मेटिक केसेस का मतलब है जिससे आपके जो अभी तक ट्रेंड चला आ रहा है जब वो बदलना शुरू हो जाता है या कुछ नया आना शुरू हो जाता है, उसको पैराडिग्मेटिक केसेस कहते हैं। कि अभी तक तो इस तरह से ट्रेंड चल रहा था पर अब देखा गया कि लोगों की चॉइस बिल्कुल बदलना शुरू हो गई है, तो वैसा क्यों हुआ, दैट इज कॉल्ड पैराडिग्मेटिक। पैराडाइम ही चेंज हो जाता है जब। तो क्रिटिकल केसेस जब हों तब ये केस स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल केसेस
एवरेज में नहीं होते, मतलब टिपिकल होते हैं, या डेविएंट केसेस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, जो एक्सट्रीम्स में ही आते हैं, या पैराडिग्मेटिक केसेस होते हैं। तो इसमें केस स्टडी करें तो हमें ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिल पाती है चीज़ों की। नाउ टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ हैं, इसमें 4 टाइप्स की केस स्टडीज़ बताई हैं और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं विच आई विल एक्सप्लेन, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़। पहला है इलस्ट्रेटिव केस स्टडी। तो इलस्ट्रेटिव केस स्टडी एक तरीके की, आप मान लो कि इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देना। तो ये एक उस तरह की केस स्टडी है जहाँ पे आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो दीज आर प्राइमरीली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, डिस्क्राइब करने के लिए होता है। दे टिपिकली यूटिलाइज 1 or 2 इंस्टेंसेज ऑफ एन इवेंट टू शो व्हाट अ सिचुएशन इज लाइक। 1 या 2 इंस्टेंसेज हुए थे, उसको यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल्स यूज़ करना होता है ना। Illustrative case studies serve primarily to make the unfamiliar familiar and to give readers a common language about the topic in question. अब इसका फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, तब क्लियर होगा। A researcher wants to illustrate the challenges and success of implementing new educational curriculum in a high school. एक रिसर्चर है, वो ये कह रहा है कि अगर हम नया करिकुलम यूज़ करेंगे तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे और उससे क्या सक्सेस मिलेगी हमें। तो एक रिसर्चर उसके ऊपर स्टडी करना चाहता है कोई नए करिकुलम के ऊपर, कि एक नया करिकुलम इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब दे चूज 1 स्कूल दैट हैज़ अडॉप्टेड द करिकुलम एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेसेस, चैलेंजेस एंड आउटकम्स ऑब्जर्व। तो एक ऐसा स्कूल चूज़ करेंगे जहाँ पे वो करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, उस स्कूल वालों ने नया करिकुलम इम्प्लीमेंट किया है। वो रिसर्चर उस स्कूल पे जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि किस तरह के चैलेंजेस आए थे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, वो सारी चीज़ें नोट करेगा। एंड दिस हेल्प दी अदर एडुकेटर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो ये स्कूल जो है वो एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ होगा कि देखिए जब हम अपने दूसरे स्कूलों में ये करिकुलम अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऐसे ऐसे हमें भी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और हम इस तरह की स्ट्रैटेजी, तो एक एग्जाम्पल की तरह सेट करा है, इसलिए इसको इलस्ट्रेटिव केस स्टडी कह रहे हैं। जो एक इलस्ट्रेशन मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एक ऐसी स्टडी है जो एक एग्जाम्पल की तरह सेट हुई है, इलस्ट्रेशन है, जिससे हमें पता चल सकता है कि अगर हम भी कल को ऐसा करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड इलस्ट्रेटिव केस स्टडी, जहाँ से लोग देख के हेल्प ले सकते हैं। फिर एक्सप्लोरेटरी और पायलट केस स्टडीज़ होती हैं। एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक होता है ना, जैसे टेस्टिंग करने के लिए, पायलट टेस्टिंग करने के लिए कि पहले छोटे ग्रुप को करके देखो फिर बड़े ग्रुप को करेंगे। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ केस स्टडी परफॉर्म बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ऑन अ लार्ज स्केल, पहले छोटे स्केल पे करते हैं। एंड देयर बेसिक फंक्शन इज टू हेल्प आइडेंटिफाई क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ मेजरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, बिफोर लॉन्चिंग अ लार्ज स्केल स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। मान लो एक कंपनी है, वो ये देखना चाहती है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रिमोट वर्क करते हैं, मतलब कंपनी में नहीं आते, वो घर बैठ के ही अपने घर से काम करते हैं, तो उनका प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कितना बेटर काम कर पाएंगे या कितना कम काम कर पाएंगे, कितना अच्छा होगा कंपनी के लिए, वो ये देखना चाहते हैं। तो इस तरह से वो कंपनी वाले कंडक्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी विद अ स्मॉल टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग रिमोटली। तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलते हैं कि आप अपने घर से ही काम करोगे और हम देखना चाहते हैं कि आप जब बिना कंपनी में आए दूर से काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी और जो लोग कंपनी में आ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है। कुछ ही एम्प्लॉयज़ पे अभी कर रहे हैं चेक करने के लिए कि ये हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होगा कि नहीं। स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग चल रही है, बाद में लार्ज स्केल पे अप्लाई करेंगे अगर उनको लगा कि ठीक है। तो ये पायलट स्टडी हो रही है, मतलब स्मॉल स्केल पे हो रही है। दे गैदर प्रीलिमिनरी डेटा ऑन प्रोडक्टिविटी लेवल, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मतलब फिर वो उन्हीं ग्रुप का देखें कितना प्रोडक्टिविटी लेवल है, कम्युनिकेशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लोग वहाँ नहीं हैं अगर ऑनलाइन उनसे डील करना पड़ रहा है तो उनको समझाने में, उनसे बात करने में क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ छोटे स्केल पे करके, ठीक है। और जब उनको लगे कि वो चीज़ कन्विंसिंग है तो फिर उसको वो बड़े लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं, और अगर लगे कि ये बेनिफिशियल नहीं है तो वो उसको वहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो एक तरह से केस स्टडी किस पे हो रही है, छोटे स्केल पे हो रही है, ये देखने के लिए कि क्या ये बाद में लार्ज स्केल पे अप्लाई हो सकता है। फिर आता है क्यूमुलेटिव केस स्टडी। क्यूमुलेटिव मीन्स दिस सर्व्स टू एग्रीगेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सेवरल साइट्स कलेक्टेड। मतलब एक ही चीज़ पे
बहुत लंबे टाइम तक बार बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि उसको अगर हम लास्ट में देखें तो क्या चेंज हमें टोटल क्यूमुलेटिव होता है किसी चीज़ का टोटल, तो काफ़ी सालों से कुछ स्टडी करते आ रहे हैं एंड में देखने के लिए कि एंड रिजल्ट क्या है। The idea behind these studies, the collection of past studies will allow for greater generalization without additional cost or time. इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे a health researcher collects data from various studies on effectiveness of a specific treatment for diabetes over past 10 years. ये लास्ट 10 years से एक ट्रीटमेंट यूज़ हो रही है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, उसका क्या असर हो रहा है लोगों पे, क्या पैटर्न आ रहा है उस ट्रीटमेंट का, क्या उससे धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं, तो ये एकदम सडनली पता लगने वाली चीज़ नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलती है। तो इसको एक रिसर्चर क्या कर रहा है कि एक ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ को पास्ट 10 ईयर्स से स्टडी कर रहा है एंड बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग दी स्टडी दे आइडेंटिफाई ओवरऑल ट्रेंड एंड मेक ब्रॉडर जनरलाइजेशन अबाउट द ट्रीटमेंट। तो वो जो 10 साल से स्टडी कंडक्ट करते आ रहे हैं उसके बाद वो बताते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स से ये ट्रीटमेंट हुई और उसमें हमें ये चीज़ें पता चली। तो क्यूमुलेटिव है, मतलब उतने पिछली सारी जो 10 ईयर्स से वो बार बार ट्रीटमेंट हो रही थी, ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन जो भी वो कर रहे थे, उसका टोटल एंड में क्या रिजल्ट रहा, क्यूमुलेटिव। फिर क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज होती हैं। These examine one or more sites for either purpose of examining a situation of unique interest, कोई यूनिक पर्टिकुलर यूनिक सिचुएशन है जिसको वो स्टडी करना चाहते हैं, विद नो और लिटिल इंटरेस्ट इन जनरलाइजेबिलिटी, मतलब उसको जनरलाइज नहीं करना चाहते कि ये यहाँ ऐसा हो रहा है तो सबके साथ ऐसा ही होगा, वो जनरलाइजेबिलिटी के लिए नहीं होती। टू कॉल इन टू क्वेश्चन और चैलेंज अ हाईली जनरलाइज यूनिवर्सल असर्शन, दिस मेथड इज यूजफुल आंसरिंग कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ये देखना है कि वो सिचुएशन आई क्यों, ऐसा हुआ क्यों, वो इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि हम उसको स्टडी करके बोल देंगे कि सबके साथ यही होगा, तो जनरलाइज नहीं करना चाह रहे वो। तो जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल इंस्टेंट केस स्टडी कर रहा है ऑन अ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली रिकवर्ड फ्रॉम अ नेचुरल डिजास्टर विदाउट एक्सटर्नल एड। कोई एक नेचुरल डिजास्टर आया और एक कम्युनिटी के लोग हैं जिनको कोई मेडिकल एड नहीं मिली, वो अपने आप ही रिकवर हो गए उससे, तो वो उसको स्टडी करने के लिए गया है कि द केस द चैलेंजेस द वाइडली हैड बिलीव दैट एक्सटर्नल असिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर द डिजास्टर रिकवरी। मतलब बेसिकली क्या था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है सपोज, अब जैसे मान लो कोरोना का एग्जांपल ले ले, अगर कि कोई कम्युनिटी थी जहाँ के लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं, सपोज ऐसा कहीं होता कि कहाँ के लोगों को कोरोना ने किसी को इफेक्ट नहीं करा और वहाँ की कम्युनिटी के लोग थे वो इम्यून थे उससे, तो अब वो स्टडी करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों था, यहाँ के लोग क्यों इम्यून थे, इनको क्यों नहीं इफेक्ट करा वायरस ने। तो इस तरह का कोई क्रिटिकल केस अगर हो जाए तो वो जब उसको स्टडी करते हैं कि क्या कॉज था इस इफेक्ट का, तो वो होता है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी। अब वो उसको जनरलाइज थोड़ी करेंगे कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ ऐसा ही होना, वो जस्ट उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था। तो इस तरह से 4 टाइप की केस स्टडीज होती हैं जो करी जाती हैं। देन आगे आता है स्टेप्स फॉर केस स्टडी, तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।